अच्छा, हम बात कर रहे थे सोफिस्टिकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस इंफॉर्मेशन सिस्टम के जो इंफॉर्मेशन है वो कितनी की सोफिस्टिकेटेड है रिगार्डिंग आवर ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। स्ट्रेंथ की बात करने से स्ट्रेंथ से मुराद कि कितना की डाइवर्स किस्म का है, और स्ट्रेंथ क्या है हमारे ऑर्गेनाइजेशन कल्चर की, मतलब काम करने का वहाँ पे कल्चर कैसा है। उसके बाद प्रेफर्ड स्टाइल्स ऑफ मैनेजर। तो मैनेजर के जो पर्सनल ट्रेड्स हैं वो किस तरह के हैं। अच्छा, कंट्रास्टिंग स्पैन्स ऑफ कंट्रोल। तो ये देखें, मैंने आपको बताया ऑर्गेनाइजेशन एज्यूमिंग स्पैन ऑफ 8, ठीक है। मतलब जिस तरह से आप कहते हैं ना एक्सपोनेंशियल या स्क्वायर की शक्ल में कह लें, ठीक है। तो जिस बंदे का ये देखें स्पैन ऑफ कंट्रोल, ज़्यादा लोग या ज़्यादा टीयर्स जो हैं या ज़्यादा लेवल्स जो हैं वो रिपोर्ट कर रहे हैं इन फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड पैरामिड्स जो है, एक बंदे को रिपोर्ट कर रहे हैं 4096 लोग। तो इसका जो है स्पैन ऑफ कंट्रोल ज़्यादा है, ठीक है, एज कम्पेयर टू पैरामिड्स डिपिक्टेड ऑन राइट हैंड साइड, ठीक है। तो ये देख लें। उसके बाद सेंट्रलाइजेशन से मुराद डिग्री टू विच डिसीजन मेकिंग इन कंसंट्रेटेड upper level in the organization. This is common in organization in which top managers make all the decisions and lower level employees simply carry out those orders. तो सेंट्रलाइजेशन से मुराद एक ही बंदा ऑल इन ऑल है, उसने सॉरी अच्छा उसके उसमें जो भी एक बंदे ने जो है ऑर्डर प्लेस किया है या जो हुक्म जारी किया है, सब ऑर्डिनेट्स ने उसको मानना मानना। एक सेंट्रलाइज्ड बंदा एक टॉप लेवल के ऊपर या हम हायरार्की की बात करें तो अपर लेवल के अंदर बंदा जो है, जो जिसको हम बोल रहे हैं यहाँ पे मोस्टली सीईओ वगैरह, ठीक है, उसने जो है एक इंस्ट्रक्शन जारी की है और वो सारे के सारे जो उसके नीचे आते हैं उसको अबाइड करने पे या ओबे करने के ऊपर पाबंद है। डिसेंट्रलाइजेशन की आप जो है इसके उलट डिपार्टमेंटल्स को डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव को आप इसका इख्तियार दे देते हैं, ठीक है, कि जी ये आपने ही करना है। आपने मतलब को फर्दर इंस्ट्रक्शंस के लिए या फर्दर डिसीजन के लिए छोटा मोटा जैसे प्रोडक्शन के, प्रोसेसिंग के, एचआर के, ठीक है, उसमें आप हर एक बंदे को अथॉरिटी दे देते हैं कि तुमने ये वाला काम जो है अपने एंड पे करना और रिपोर्टिंग तुमने मुझे करनी है, ठीक है, तुम्हारे साइन चल जाएंगे। जिस तरह से कोई भी मसला जो है वो शुरू होता है, कोई भी मसला होता है तो सीईओ के आने का या सीईओ की प्रेजेंस का इंतजार नहीं करना, तो आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन रेगुलर डिसीजन मेकिंग टू मैनेजर्स हु आर क्लोजेस्ट टू द एक्शन, जैसे अभी मैंने आपको बताया प्रोडक्शन के अंदर अगर कोई भी प्रॉब्लम अराइज होता है तो प्रोडक्शन का जो हेड है वो उसको रिजॉल्व करने का हक, मतलब उसके पास अथॉरिटी है। एम्प्लॉय एम्पावरमेंट इंक्रीज इन द डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी पावर्स ऑफ द एम्प्लॉयज। उसके बाद सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल, ठीक है। ये मैंने सेकंड सेशन में इसके ऊपर लाजमी, और मैं कुछ पूछूं ना पूछूं लेकिन इसमें मैं ये इसमें जो सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का मैंने आपसे लाजमी डिस्कस करना है, ठीक है। नोट्स अपने रेडी रखें। इसके बाद आता है सबसे पहले अगर मैं बात करूं सेंट्रलाइजेशन की, उसमें जो है अब देखें आप एक लोगों को ये अपने सब ऑर्डिनेट्स को जो डिपार्टमेंटल हेड्स हैं उनको अथॉरिटीज असाइन नहीं कर रहे हैं कि तुम्हारे साइन चल जाएंगे, ठीक है। वन मैन पावर शो है यहाँ पे, तो इसलिए इसको हम बोल रहे हैं कि ये इन्वायरमेंट ज्यादा स्टेबल होता है। जिस तरह एक बंदे ने कहना अब हर बंदा अपनी मर्जी या अपनी पॉलिसियां नहीं झाड़ रहा वहाँ पे, तो उसने वेट करना है फॉर फर्दर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ऊपर से जो कमांड्स आएंगी मैंने उसको फुलफिल करना है, उसको ओबे करना है। इन कंट्रास्ट इन्वायरमेंट इज कॉम्प्लेक्स अनसर्टन। अब एक बंदा अपने लिहाज से डिसीजन मेकिंग करी जाए और दूसरा, तो वहां पे क्लैशेस के चांसेस ज्यादा होते हैं, राइट। उसके बाद लोअर लेवल मैनेजर्स आर नॉट एज कैपेबल आर एक्सपीरियंस्ड एट मेकिंग डिसीजंस एंड अपर लेवल मैनेजर। तो लोअर लेवल या अपर लेवल की अगर हम कंपैरिजन करें इन फॉर्म ऑफ या इन द हेड्स ऑफ सेंट्रलाइजेशन, तो उसके अंदर तरजीह इस तरह से होता है कि लोअर सब ऑर्डिनेट जो है वो इतना एक्सपीरियंस या इतना कैपेबल नहीं होता कि जो डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस जो है
वो सही तरह से उसको ऑप्ट कर सके। लो लेवल मैनेजर्स आर कैपेबल। अब देखें डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर आपने जो अथॉरिटीज थी अपने सब ऑर्डिनेट्स या डिपार्टमेंट हेड्स को दे दी थी लोअर लेवल मैनेजर्स को कि भाई आप नहीं देखने हैं, ठीक है। तो वो जो अब अनएक्सपीरियंस या अनकैपेबल बंदे जो हैं, मतलब उस लेवल के अनकैपेबल से मुराद ये नहीं है कि उनको पता नहीं है, पता, लेकिन वो कीनली या कह लें कि क्रिटिकली उन चीज़ों को नहीं देख सकते जिनके नेगेटिव इम्पैक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर वो इस तरह से कोई प्रॉब्लम अराइज होती है ना, तो उनकी कह लें कि इन एक्सपीरियंस्ड मैनर की वजह से राइज हो सकते हैं। लो लेवल मैनेजर डू नॉट वांट टू से इन द डिसीजन। तो सेंट्रलाइज्ड फॉर्म, मोर सेंट्रलाइज्ड फॉर्म के अंदर तो जो लोअर लेवल है उनके सजेशंस को भी बॉदर नहीं किया जाता है। दूसरी तरफ डिसीजंस आर सिग्निफिकेंट। तो जो मैंने डिसीजन लिया है इन फॉर्म ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन पैटर्न, तो वो सिग्निफिकेंट है, मैंने जो कह दिया वही करना। डिपार्टमेंट हेड ने अपने सबऑर्डिनेट्स के वर्कर्स को जो कहा तो वो पाबंद हैं कि उन्होंने अपने डिपार्टमेंट हेड की बात ही मान ली। डिसीजंस आर रिलेटिवली माइनर। उसके बाद कॉर्पोरेट कल्चर भी इज ऑफन अलाउइंग मैनेजर है a say in what happens. Organization is facing a crisis, a risk of the company failure, ठीक है। तो अगर सेंट्रलाइज अब एक ही बंदा है तो एक ही बंदे के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है फॉल करती है कि अगर डिपार्टमेंटल फेलियर होता है या ऑर्गेनाइजेशन फेलियर होता है। दूसरी तरफ डिसेंट्रलाइजेशन की अगर मैं बात करूँ तो उसके अंदर एक पर्टिकुलर बंदा या जो आप कह लें कि डिपार्टमेंट का हेड है वो इसका रिस्पॉन्सिबल है। कंपनीज लार्ज तो सेंट्रलाइजेशन का जो पैटर्न है वो आपको वहाँ पे मिल सकता है जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होती है, ठीक है। इन कंट्रास्ट अगर यहाँ पे बात करें तो डिसेंट्रलाइजेशन जरूरी नहीं है कि अगर ये बड़ी कंपनी के अंदर ये वाली जो प्रोसीडिंग है बड़ी कंपनी के अंदर, और डिसेंट्रलाइजेशन बड़ी में नहीं हो सकती, बड़ी में भी हो सकती है। Effective implementations of company strategies depending upon managers having involvement and flexibility to make decision। लास्ट पे आता है अगर सेंट्रलाइजेशन की बात करें इसी के उलट इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंपनी स्ट्रेटजी डिपेंड ऑन मैनेजर्स रिटेनिंग से ओवर व्हाट हैपन। अच्छा, फॉर्मलाइजेशन जो लास्ट पे है, द डिग्री टू विच अ जॉब विद इन द ऑर्गेनाइजेशन आर स्टैंडर्डाइज्ड एंड एक्सटेंड टू विच एम्प्लॉयज बिहेवियर इज गाइडेड बाय रूल्स एंड प्रोसीजर्स, ठीक है। उसके बाद अगर इसको मैं फर्दर नैरो डाउन करूं, हाईली फॉर्मलाइज्ड जॉब ऑफ लिटिल डिस्क्रिप्शन ओवर व्हाट इज टू बी डन। फॉर्मल मतलब फॉर्मलाइज्ड जॉब से मुराद फॉर्मल टाइप या फॉर्मल नेचर की बात होती है यहाँ पे, ठीक है, कि क्या करना है या क्या होना चाहिए। लो फॉर्मलाइजेशन मीन फ्यूअर कंस्ट्रेंट्स ऑन हाउ एम्प्लॉयज टू डू देयर वर्क। आप फर्दर जो है प्रोसेस के अंदर जाके बताते हैं कि ये इस तरह से करना है, ये होना चाहिए। और लोअर फॉर्मलाइजेशन के अंदर आप बताते हैं कि ये इस तरह से होना चाहिए, ये होना चाहिए और ये इस तरह से होना चाहिए। तो मैकेनिस्टिक और वर्सेस ऑर्गेनिक तो इसमें मैकेनिस्टिक की अगर बात करें तो जैसा कि आपको पता है कि ये नाम से ज़ाहिर है हाई स्पेशलाइज्ड होता है, रिजिड डिपार्टमेंटलाइजेशन होती है, क्लियर चेन ऑफ कमांड होती है, नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल होता है, सेंट्रलाइजेशन होती है और हाई फॉर्मुलेशन होती है। जो आपने पीछे कुछ ये पढ़ी है ना चीज़ें, ये वाली, इन्हीं को सम अप किया गया यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद क्रॉस फंक्शनल टीम्स, क्रॉस हायरार्किकल टीम, free flow of information, wide span of control, decentralization and low formalization। ये इसकी characteristics, contingencies factors कौन कौन से हो सकते हैं। और ओवरऑल स्ट्रेटजीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, सारी की सारी जो स्ट्रेटजीज बनाई गई हैं टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल वो इम्पेक्ट कर सकती हैं, ठीक है। जो स्ट्रक्चरल डिसीजन होते हैं उनको। उसके बाद साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मीडियम है, स्मॉल है या लार्ज है। टेक्नोलॉजी यूज एम्प्लॉयड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, टेक्नोलॉजी कौन सी यूज की जा रही है, ठीक है। डिग्री ऑफ इन्वायरमेंटल अनसर्टेनिटी, तो इन्वायरमेंट की जो चेंजेबिलिटी है वो कितनी सर्टन है कितनी अनसर्टन है, ठीक है। ये चीज़ भी जो है स्ट्रक्चरल डिसीजंस को इम्पैक्ट कर सकती हैं। उसके बाद स्ट्रेटजी फ्रेमवर्क, इनोवेशन के लिए जाना है, कॉस्ट मिनिमाइजेशन के लिए जाना है, ठीक है या आपने स्ट्रेटजी एंड स्ट्रक्चर्स के लिए। अच्छा ये देखें, स्ट्रेटजी फ्रेमवर्क जो है, इनोवेशन परसुइंग कंपेटिटिव एडवांटेज थ्रू द मीनिंगफुल एंड यूनिक इनोवेशन फेवर्स ऑफ एन ऑर्गेनिक स्ट्रक्चरिंग। तो जिस तरह से एप्पल, ठीक है, जिसका मैकनटॉश या आईओ जो है इसकी कह लें कि
प्रोप्राइटरी राइट है इसका, इसके अलावा और कोई भी आईओएस नहीं यूज कर सकता, ये इसका कंपेटिटिव एडवांटेज है, सिर्फ यही जो है ऑफर कर रहा है ये वाली प्रोडक्ट। Cost minimization, focusing on tightly controlled cost requires mechanistic structures for the organization कि आपने cost के लिए cost कट डाउन करनी है, कम करनी है, तो उसके लिए जो है आप टाइटली कंट्रोल करेंगे cost perspective डिपार्टमेंट को, ये cost perspective जिसके ऊपर आपकी लागत ज्यादा आ रही है। उसके बाद strategy and structures, achievements of strategic goal is facilitated by the changes in organization structures that accommodate and support change, right? साइज एंड स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ये बेटा वही चीजें हैं जो मतलब हमने मतलब जो है ना वो की हुई हैं वक्तन फवक्तन, बीच में थोड़ी थोड़ी, ठीक है। एज एन ऑर्गेनाइजेशन ग्रो लार्जर, इट्स स्ट्रक्चर्स टेंड टू चेंज फ्रॉम ऑर्गेनिक टू मैकेनिस्टिक। जैसे जैसे मैंने अभी आपको बताया, जो हमने एक ये वाला पढ़ा था, ये वाली स्लाइड, ठीक है, तो आगे वाली सारी चीजें इसी के ऊपर बेस कर रही हैं कि अगर तो ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करती है एक मीडियम से लार्जर की तरफ या स्मॉल से मीडियम की तरफ आती है, तो इसका जो है ना स्ट्रक्चर जो है ऑर्गेनिक से मैकेनिस्टिक हो जाता है, मैकेनिस्टिक टाइप का हो जाता है विद इंक्रीज स्पेशलाइजेशन, डिपार्टमेंटलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस। उसके बाद अगर बात करें टेक्नोलॉजी और स्ट्रक्चर की, ऑर्गेनाइजेशन अडेप्ट देयर स्ट्रक्चर्स टू देयर टेक्नोलॉजी, तो अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी जो है उसको अपने स्ट्रक्चर्स को ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको वुड्सवर्थ क्लासिफिकेशन ऑफ फर्म बेस्ड ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एम्प्लॉयड, वुडवर्थ जो है क्लासिफिकेशन ऑफ फर्म की बेस के ऊपर अगर हम बात करें तो ये जो है टेक्नोलॉजी एम्प्लॉयड की बेसिस के ऊपर ही जो कह लें कि उसी को बेस कर रही होती है। यूनिट प्रोडक्शन ऑफ सिंगल यूनिट आर स्मॉल बैचेस, यूनिट प्रोडक्शन जो है एक सिंगल यूनिट में या स्मॉल बैचेस की शक्ल में प्रोड्यूस किए जाते हैं। मैस प्रोडक्शन ऑफ लार्ज बैचेस ऑफ आउटपुट, तो अगर मैस प्रोडक्शन की बात करें तो वहाँ पे बैचेस की शक्ल में या लार्ज बैचेस की शक्ल में आउटपुट जो है वो रिटेन की जाती है, अटेन की जाती है। प्रोसेस प्रोडक्शन इन कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ आउटपुट, रूटीन टेक्नोलॉजी से मुराद मैकेनिस्टिक ऑर्गेनाइजेशंस अडॉप्ट करती हैं इसको, नॉन रूटीन टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन जो ऑर्गेनिक जो होती हैं ऑर्गेनाइजेशंस वो ऑप्ट करती हैं इसको। उसके बाद एनवायरमेंटल अनसर्टेनिटी एंड स्ट्रक्चर्स की बात करें तो मैकेनिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स टेंड टू बी मोर इफेक्टिव इन स्टेबल एंड सिंपल एनवायरनमेंट। Then come flexibility of organization structures is better suited for dynamic and complex environment. तो ये वुडवार्ड्स फाइंडिंग्स ऑन टेक्नोलॉजी एंड स्ट्रक्चर्स, तो पहले तो था जी वुडवार्ड्स क्लासिफिकेशन ऑफ फर्म बेस्ड ऑन कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एम्प्लॉयड। अब जो बात की जा रही है वो फाइंडिंग्स ऑन टेक्नोलॉजी एंड स्ट्रक्चर की बात हो रही है, ठीक है। यूनिट, तो ये जो हमने पीछे पढ़ा है उसी को एक टेबल की फॉर्म में आपकी आसानी के लिए ट्रांसफॉर्म किया गया है। डिज़ाइंस की अगर बात करें, सिंपल, फंक्शनल, डिविजनल, ठीक है, तो डिज़ाइन में देख लेते हैं, इनका जो है ओवरव्यू कर लेते हैं। लोड सिंपल स्ट्रक्चर में लो डिपार्टमेंटलाइजेशन होती है, वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल होता है, और उसके बाद सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी या लिटिल फॉर्मलाइजेशन होती है। फंक्शनल स्ट्रक्चर की बात करें तो डिपार्टमेंटलाइजेशन बाय फंक्शंस के लिहाज से डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं, ऑपरेशंस, फाइनेंस, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स, प्रोडक्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट। उसके बाद डिविजनल डिवीजन्स की बेसिस के ऊपर, ठीक है जी। कंपोज्ड ऑफ सेपरेट बिजनेसेस यूनिट आर डिवीजन्स विद लिमिटेड ऑटोनॉमी अंडर द कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल ऑफ द पेरेंट कॉर्पोरेशंस। सिंपल स्ट्रक्चर्स की फर्दर आगे जो हैं कुछ इन्होंने डिज़ाइन जो हैं वो बताए हैं कि ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन के अंदर सिंपल, फंक्शनल, डिविजनल, उसी का जो है ना थोड़ा डिटेल वेरिएशन है, जिसके अंदर डिफरेंस पर्सपेक्टिव को देखा गया है, ठीक है। ये वाली चीज़ें आपको ये वाले चैप्टर्स के अंदर आनी चाहिए, ठीक है। ये रिकॉर्डेड सेशन आपको मिल जाएगा, तो दोबारा से जब आपने इसकी तैयारी करनी है या नोट्स बनाने हैं तो ये चीज़ें जो है आपको आनी चाहिए, राइट।